राजनीतिक चिंतन में रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, बिहार एक ऐसा प्रांत है भारत का जो अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए विख्यात है। वहीं दूसरी ओर बिहार की धरती से प्रशासनिक अधिकारी, समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और न जाने कितने ऐसे ही अनमोल मोती निकले हैं। इन्हीं में से एक हैं जयप्रकाश नारायण, जो 1902 में जन्मे और 1979 में इनका देहावसान हुआ। आज हम जयप्रकाश नारायण के एक प्रमुख विचार संपूर्ण क्रांति की चर्चा करेंगे। वैसे तो जयप्रकाश नारायण एक मुख्य अग्रगामी समाजवादी नेता रहे हैं भारत के। वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी, क्रांतिकारी, बुद्धिजीवी और न जाने कितने ही अलंकरणों से हम उनको संबोधित कर सकते हैं। जयप्रकाश नारायण का सबसे प्रमुख जो उद्देश्य था वो था एक समाजवादी समाज की स्थापना करना। एक ऐसा समाज जो कि समानता पर आधारित हो, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई अत्याचार ना हो, शोषण ना हो, जहाँ गरीबी ना हो, जहाँ बेकारी बीमारी ना हो, जहाँ पर अभाव ना हो, आर्थिक राजनीतिक शक्तियों का केंद्रीयकरण ना हो। अर्थात एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सभी न्यायपूर्ण जीवन जिएं और जिनको सभी समानता के आधार पर अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के अवसर मिलें। यही उनकी सर्वोदय की समाजवादी धारणा थी। इसी व्यापक धारणा के लिए ही उन्होंने अनेक विचार दिए, चाहे उनका सर्वोदय का विचार हो, चाहे उनका संपूर्ण क्रांति का विचार हो। आज उनकी संपूर्ण क्रांति पर हम चर्चा करेंगे। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जेल डायरी में संपूर्ण क्रांति के बारे में लिखा है कि यह 7 क्रांतियों का एक समूह है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक इत्यादि 7 तरह की क्रांतियां आती हैं। इन 7 क्रांतियों के अंदर जयप्रकाश नारायण ने प्रत्येक तरह के क्रांतिकारी परिवर्तन की बात की है। सबसे पहले हम अर्थ ले लेते हैं, क्रांति कहते किसको हैं, उसके बाद देखते हैं संपूर्ण क्रांति क्या है। क्रांति का अर्थ है किसी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, और संपूर्ण क्रांति का अर्थ है जब समाज के हम सामाजिक, आर्थिक अर्थात प्रत्येक पक्ष, प्रत्येक आयाम को परिवर्तित करके एक नई व्यवस्था को रूपांतरित करें, स्थापित करें, वो एक संपूर्ण क्रांति कहलाती है। जयप्रकाश नारायण ने अपने इस संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियों को लिया है, जिनमें सबसे पहली है नैतिक या आध्यात्मिक क्रांति। जयप्रकाश, जिनको हम लोक नायक के नाम से भी जानते हैं, उनका मानना था कि जब तक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तब तक वो नैतिक प्राणी नहीं बन सकता। अर्थात व्यक्ति की नैतिकता के पतन के लिए उसकी मूलभूत जो ज़रूरतें हैं वो जिम्मेदार हैं। अर्थात हमें व्यक्ति की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करके उसके आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठाना होगा। दूसरे, सैद्धांतिक एवं बौद्धिक क्रांति। इस क्रांति के आधार पर जेपी ने नागरिकों को, देश के वासियों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि जो क्रांति आएगी वो एक तरह से नई व्यवस्था से कहीं अच्छी होगी। तीसरा, सांस्कृतिक क्रांति। ये संस्कृति से संबंधित है, जिसमें कि समाज के मूल्यों में परिवर्तन, व्यक्ति के स्वधर्म का पालन और नागरिक गुणों का विकास करना है। इससे हमारी जो सांस्कृतिक व्यवस्था है उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। चौथे, सामाजिक क्रांति। सामाजिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ होगी? जयप्रकाश नारायण का मानना था कि भारत का जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक ढांचा है, वो अनेक दोषों से ग्रस्त है। इसके लिए सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी गाँव से। भारत की लगभग 80% आबादी गाँवों में रहती है। जयप्रकाश का मानना था सबसे पहले तो गाँव का पुनर्गठन करना पड़ेगा, समाज का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। इसके साथ साथ शारीरिक श्रम, अर्थात हम सिर्फ पढ़ लिख कर केवल पेन चलाने वाली नौकरी ना करें, बल्कि जो शारीरिक श्रम वाले काम हैं उनको भी प्रमुखता दें। इसके साथ सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करना होगा। सामाजिक और
आर्थिक असमानता, सामाजिक अर्थात समाज में चाहे लिंग के आधार पर भेदभाव है, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव है, उसको भी कम करना होगा। साथ साथ समाज में जो अमीर और गरीब के बीच का भारी गैप है, अंतर है, उसको भी खत्म करना होगा। इसके साथ जयप्रकाश ने जाति प्रथा की समाप्ति पर बल दिया, महिलाओं की दशा में सुधार पर बल दिया। जयप्रकाश का मानना था कि समाज में महिलाओं की दशा अत्यंत चिंताजनक है, इसलिए उनकी शिक्षा और अर्थव्यवस्था, उनकी आर्थिक दशा में सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जब तक उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा, उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं होगी, महिलाओं की दशा चिंताजनक ही बनी रहेगी। उसके साथ शैक्षणिक क्रांति अर्थात जयप्रकाश नारायण शिक्षा के क्षेत्र को भी बदलना चाहते थे। कैसे? इसमें उनका मानना था कि वर्तमान में जो हम शिक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं बच्चे, चाहे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो शिक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। उसमें अनेक दोष हैं उस व्यवस्था के अंदर, क्योंकि ये व्यवस्था हमें पढ़ा लिखा तो बनाती है, परंतु रोजगार परक बहुत कम बनाती है। रोजगार के अवसर बच्चे को बहुत कम मिल पाते हैं। उसके साथ इस शिक्षा व्यवस्था में वयस्क और सामाजिक शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया जयप्रकाश ने, और सबसे ज़्यादा बल दिया उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर। प्राथमिक शिक्षा किसी भी शिक्षा व्यवस्था की एक जड़ होती है, रूट होती है। अगर प्राथमिक शिक्षा अच्छी होगी तो बच्चे की उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा भी अच्छी होगी। उसके साथ राजनीतिक क्रांति, जयप्रकाश नारायण का मानना था कि राजनीति के क्षेत्र में क्रांति तभी आ सकती है जब लोग सिर्फ वोट दे के घर ना चले जाएं, बल्कि उसमें भागीदार बने। सरकार क्या करती है, क्या नहीं करती, उसमें समूची भागीदारी रखें। फिर जयप्रकाश नारायण राजनीतिक दलों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि राजनीतिक दलों ने भारत में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया है, इसलिए वो राजनीतिक दलों से निराश थे। नई व्यवस्था के प्रति विश्वास, उनका मानना था कि राजनीतिक क्रांति के बाद जो भी परिवर्तन होगा, लोग उसके प्रति विश्वास रखें। सातवां आर्थिक क्रांति, जयप्रकाश नारायण का मानना था कि आर्थिक क्रांति के लिए हमें नैतिक मूल्यों पर बल देना होगा। व्यक्ति के जो नैतिक मूल्य हैं वो दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं। व्यक्ति भौतिकवाद की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए व्यक्ति के नैतिक मूल्यों में गिरावट है। अतः आर्थिक क्रांति के द्वारा व्यक्ति के नैतिक मूल्यों को बढ़ाया जाएगा, उनमें समृद्धि लाई जाएगी। श्रमिक वर्ग की दयनीय दशा, जयप्रकाश का मानना था कि आर्थिक क्रांति के द्वारा मजदूरों की जो कमजोर दशा है उसको सुधारा जाएगा, आर्थिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया जाएगा। ये हैं जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के कुछ एक विभिन्न रूप या पक्ष जिसको हम कह सकते हैं। इस क्रांति की खास बातें क्या हैं? पहला, एक तो ये 7 क्रांतियां हैं इसके अंदर, ये एक क्रांति नहीं है। दूसरी चीज, ये क्रांति, क्योंकि जयप्रकाश का मानना था कि गांव में हमारे भारत की 3/4 के करीब आबादी रहती है, इसकी शुरुआत गांव से की जाएगी। तीसरा, जेपी का मानना था कि क्रांति का जो पूरा दारोमदार है वो युवाओं पर होगा, युवा क्रांति कर सकते हैं, इसलिए वो युवाओं पर भरोसा करते थे। ये क्रांति किसी भी तरह खून खराबे वाली नहीं होगी, पूरी तरह अहिंसक क्रांति होगी। उसके साथ क्रांति में नैतिकता पर बल दिया जाएगा। राज्य के जो काम हैं, राज्य के जो कार्य हैं वो कम से कम होंगे। इसके अलावा जेपी का मानना था कि बिना दलों के कोई दल नहीं होगा, इस क्रांति में दलों का कोई रोल नहीं होगा, पार्टीलेस डेमोक्रेसी होगी। फिर ये दल जो है, ये क्रांति सर्वसम्मति पर चलेगी, सर्वसम्मति से फैसले लिए जाएंगे। उसके साथ राजनीतिक क्रांति सबसे पहले होगी, राजनीतिक क्रांति के द्वारा ही बाकी अन्य निर्णय लिए जाते हैं। उसके बाद अंततः ये क्रांति विकेंद्रीयकरण पर आधारित होगी, अर्थात इसमें राजनीतिक और आर्थिक शक्ति पूर्णतः विकेंद्रीकृत होगी। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण ने, जो कि 1954 में उन्होंने राजनीति को छोड़ दिया था और बाद में वो जाके करीब 20-22 सालों के बाद वो राजनीति में वापस लौटे, तो जब उन्होंने देखा कि भारतीय व्यवस्था के अंदर दिन प्रतिदिन दलों की जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, शक्ति के केंद्रीयकरण, असमानता, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, इस
कारण जयप्रकाश नारायण का मानना था कि भारतीय लोकतंत्र में समानता नहीं आ सकती, न्याय नहीं हो सकता। तभी उन्होंने फिर दोबारा राजनीति में लौटकर संपूर्ण क्रांति पर बल दिया। तो ये थे जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति संबंधी कुछ एक विचार। धन्यवाद।